तो चलिए बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगर बेटा आप पुराना पेपर देखोगे, क्वेश्चन आया था व्हाट इज डिफरेंस या व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। और आमतौर बेटा जब हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को आमने सामने लेते हैं, हमें लगता है कि ब्रीदिंग जो है इट इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। चाहे आप ब्रीदिंग को हो चाहे आप रेस्पिरेशन को, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बट बेटा देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ये आपके बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आया था, डिफाइन ब्रीदिंग एंड डिफाइन रेस्पिरेशन। तो चले बेटा, आज के लेक्चर में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अब आपको बेटा दिखाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ब्रीदिंग क्या है और एक्सचेंज क्या है। तो इससे पहले कि बेटा हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें किस सिस्टम पे बेटा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे हम बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे स्टडी करेंगे। इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम। Respiratory system is the set of organs that allow the person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. तो बहुत आसान। उसके बाद बेटा अब यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन क्या होती है और ब्रीदिंग क्या होती है। और सबसे पहले बेटा मैं आपको यहां पे बोलने जा रहा हूं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली टू रिलीज एनर्जी। देखिए बेटा, अगर अब आज के बाद आपको कोई कहेगा व्हाट इज रेस्पिरेशन, बस बेटा आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन इतनी लिखोगे कि रेस्पिरेशन में बेटा दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड सेल्स। एनवायरनमेंट मींस बेटा आउटसाइड एनवायरनमेंट। उसके बाद जब आप इस ऑक्सीजन को बेटा अपनी बॉडी में लाते हो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके लंग्स में पहुंचता है ऑक्सीजन, जहां पर बेटा ये ऑक्सीजन आपके ब्लड के जरिए बेटा आपके लंग्स के जरिए एल्वियोलाई के जरिए डिफ्यूज होता है, आपके ब्लड में जाता है। आपके ब्लड से अब इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर बेटा इस ब्लड से ऑक्सीजन को भेजा जाता है सेल्स में। और सेल्स अब क्या करती है, वो बेटा शाबाश मोस्टली अब ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, और वहां से रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बेटा वहां से क्या रिलीज करती है, एटीपी। तो मेन जो रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट होता है ना, जो हम आमतौर बेटा बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है, वो बेटा ग्लूकोज है। अब जरूरी नहीं कि ग्लूकोज हो, कभी कभी बेटा फैटी एसिड्स होते हैं, कभी कभी बेटा अमाइनो एसिड से बेटा एनर्जी रिलीज की जाती है। द मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो हमारी सेल्स है जो बेटा वो फ्यूल इस्तेमाल करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी। जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो ग्लूकोज को पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वहां से बेटा भरपूर एटीपी नहीं बनाया जाएगा। तो ऑक्सीजन कहां बेटा लगता है, क्यों हम बेटा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कभी तो बेटा आपने ध्यान दिया होगा ना इस पे। ये ऑक्सीजन हमें चाहिए बेटा सेल्स में फॉर मेटाबोलाइजिंग द बेटा शाबाश आपका ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ताकि वहां से क्या रिलीज हो जाए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसी एटीपी से फिर आप अपनी बॉडी की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेटा परफॉर्म करते हो। मगर जब बेटा ग्लूकोज पे ऑक्सीजन अपना काम करता है तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इसमें बेटा पहला स्टेप लगता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप लगता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा स्टेप लगता है बेटा शाबाश आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये तमाम बेटा एंजाइमेटिकली गवर्न्ड प्रोसेसेस है। सो दैट मींस कि बेटा जब भी आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है सेल्स में, आपको एक ऑक्सीजन चाहिए और आपको एंजाइम्स चाहिए जो अब बेटा इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वहां से क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। सो रेस्पिरेशन अब वो प्रोसेस है जहां पर बेटा आप कामयाब होते हो बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लाने में और फिर बेटा इसको ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट करने में और पहुंचाने में इनटू द सेल्स, जहां पर बेटा ये ऑक्सीजन मेटाबोलाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है आपके ग्लूकोज को, और वहां से रिलीज एनर्जी करता है और बाई प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अब यहां पे बना फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बेटा टॉक्सिक है। ये कैसे सेलन मज रोजन के, ये कैसे बॉडी मज रोजन के, क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट करेगा, ये हमें मार डालेगा। तब बेटा यही रेस्पिरेशन के जरिए हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकालते हैं, फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर ब्लड के जरिए बेटा इसको एल्वियोलाई से अपने सांसों के जरिए कहां फेंकते हैं, बाहर इनटू द एनवायरनमेंट। सो दिस इज रेस्पिरेशन, ये डेफिनेशन है रेस्पिरेशन। अब बेटा देखेंगे इस रेस्पिरेशन में हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं। पहला स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो बेटा क्या मैं हक के साथ बोलूं कि हम कहते हैं ना ब्रीदिंग इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, कितनी गड़बड़ हम करते हैं। रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर टर्म है और इसी ब्रॉडर टर्म में एक छोटी सी टर्म आती है एंड दैट्स कॉल्ड एज ब्रीदिंग। So क्या मैं हक के साथ बोलूं breathing is the part of the respiration, breathing is one of the step of respiration. So how can we say कि breathing is also called as respiration, because breathing is not a respiration, breathing is the part of the respiration, it is one of the step of the respiration. तो देखिए बेटा breathing क्या होता है, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in, अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, and carbon dioxide rich alveolar air is released out. सो बेटा ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का वो स्टेप है जहां पर अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को कहां लाते हैं, लंग्स में, और फिर बेटा जो लंग्स में अब कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड के जरिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से हम कहां फेंकते हैं, बाहर।
So this type of breathing, yeah, this type of respiration is also sometimes called as external respiration. क्योंकि यहाँ पर बेटा ब्रीदिंग में हम पहले इनहेलेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाते हैं, लंग्स में, और उसके बाद बेटा फिर एक्सपायरेशन के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से कहाँ फेंकते हैं, बाहर. So इसीलिए बेटा जो रेस्पिरेशन में है पहला स्टेप जो है दैट इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन. उसके बाद बेटा जब ब्रीदिंग हुई ऑक्सीजन कहाँ आया, लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकला, लंग से बाहर. उसके बाद जो ही अब आपने ऑक्सीजन को लाया, समझ में आ गया कहां पर बेटा, इन द एल्वियोलाई थ्रू ब्रीदिंग. उसके बाद बेटा डिफ्यूजन होता है. अब ये ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंके. सो सेकंड पड़ाव जो रेस्पिरेशन में दैट इज डिफ्यूजन एट एल्वियोलर लेवल, जहां पे बेटा ऑक्सीजन जाता है फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड आता है फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई. कैसे, वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस में आपको पढ़ाया जाएगा आगे जाके. उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन में तीसरा स्टेप, अब ऑक्सीजन ब्लड में आया ना, आया कि नहीं, ड्यू टू डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड. अब जब ऑक्सीजन ब्लड में आया इसको मैं ट्रांसपोर्ट करूं, और ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा अल्लाह पाक ने आपकी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन रखा है. अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और अब बेटा आरबीसीज इस ऑक्सीजन को अपनी मंजिल की ओर ले जाएंगे टुवर्ड्स द टिश्यूज. और उसके बाद बेटा जब ये ऑक्सीजन अब टिश्यूज के पास पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आप देखिए क्या होगा, अब टिश्यूज पे डिफ्यूजन होगा. अब ब्लड से बेटा टिश्यूज पे ऑक्सीजन जाएगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आएगा फ्रॉम टिश्यूज टू शाबाश ब्लड. सो जब बेटा डिफ्यूजन होता है किस लेवल पे, सारे बोलिए बेटा किस लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज इंटरनल रेस्पिरेशन. उसके बाद अगला, आप बेटा जब ऑक्सीजन आपके टिश्यूज में गया तो नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस. व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, ब्रेक डाउन ऑफ शाबाश बेटा ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. और वहां से क्या निकलता है बेटा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा हम ब्लड में पहुंचाते हैं और ब्लड के जरिए एल्वियोलाई में पहुंचता है, और एल्वियोलाई के जरिए ये कहां से बाहर निकलता है बेटा, थ्रू माउथ या नोज, और कहां जाता है, इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, ये टेक्स्ट बुक में भी आपका लिखा है जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स बोले कि रेस्पिरेशन में पहले हमें बेटा ब्रीदिंग करनी पड़ती है और ऑक्सीजन को लाना पड़ता है कहां पर, इनटू द एल्वियोलाई, और उसी टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं. उसके बाद बेटा ये तो ब्रीदिंग पार्ट हुआ. उसके बाद अब क्या करना, अब डिफ्यूजन करना है, ऑक्सीजन को जाना है फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एल्वियोलाई में आना है. उसके बाद जब ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, फिर उसके बाद बेटा इसको पहुंचाना है बेटा कैपिलरी लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, और टिश्यू लेवल पे अब ऑक्सीजन ब्लड के जरिए डिफ्यूजन के जरिए जाएगा इनटू द टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के जरिए ब्लड में आएगा. और उसके बाद बेटा सेल्स के अंदर जब ये ऑक्सीजन जाएगा या ग्लूकोज को कैटाबॉलिज्म करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगा, और वहां से बेटा एनर्जी निकालेगा, और क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सेल से डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में आएगा, ब्लड में इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए इसको एल्वियोलाई तक पहुंचाया जाएगा. फिर एल्वियोलाई लेवल पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आएगा, और फिर एल्वियोलाई से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो दिस होल स्टेप, these 5 steps are collectively called as respiration. तो चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. उसके बाद बेटा ब्रीदिंग. अब ब्रीदिंग क्या है, तो रेस्पिरेशन आपने देखा कि रेस्पिरेशन मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और इसी रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जो हम अभी देखेंगे. ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन is a mechanical process which brings in fresh air into the respiratory organ and takes out impure air. ये बेटा आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन लिखना. रेस्पिरेशन की भी डेफिनेशन अब आपके सामने आई, और ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग वो हिस्सा है रेस्पिरेशन का जहां पर बेटा हम हवा को लंग्स के अंदर ले जाते हैं और इम्प्योर हवा को लंग्स से बाहर. प्योर हवा मींस कि इसमें फ्रेश एयर मींस इसमें ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज्यादा, और इम्प्योर एयर मींस कि इसमें कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा. इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. Breathing ensures continued supply of oxygen to the body and continued removal of carbon dioxide from the body. So बेटा जो ये ब्रीदिंग है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है, एंश्योर करते हैं एक चीज को, ये हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस सप्लाई किसकी देती है बेटा, ऑक्सीजन की, ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए एल्वियोलाई से ब्लड में जाए, फिर ब्लड के जरिए बेटा कैरी किया जाए, फिर बेटा ब्लड के जरिए टिश्यू लेवल पे बेटा शाबाश किसको दिया जाए, सेल्स को, ताकि सेल्स बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को स्पेशली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करे, वहां से क्या रिलीज करे, एनर्जी. और उसके बाद ये भी एंश्योर करता है कि जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको बेटा शाबाश बॉडी से कहां फेंकता है, बाहर. उसके बाद ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 साइक्लिक फेजेस. साइक्लिक फेज मींस जो कंटिन्यूटी में होती है, फर्स्ट इनहेलेशन एंड सेकंड एक्सहेलेशन. सो ये कंटिन्यूटी में रहते रहते इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन. चलिए इनहेलेशन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन एंड इट ड्रॉज गैसेस इनटू द लंग्स. यही बेटा इनहेलेशन के टाइम हम सांस को अंदर लेते हैं, सो देयरफॉर इनहेलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन. और उसके बाद बेटा एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन. यहां पर हम बेटा हवा को, जो इम्प्योर हवा है जिसमें मेजॉरिटी बेटा मेनली कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, उसको हम कहां फेंकते हैं, बाहर, फ्रॉम लंग्स आउटसाइड द बॉडी. तो दिस वाज द ब्रीदिंग. आगे बढ़िए.
अब हम आएंगे बेटा डायरेक्टली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। नजर बेटा बराबर रखिएगा, छोटा सिस्टम है, जल्दी जल्दी बेटा इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। उसके बाद बेटा हम स्केलेटल सिस्टम उठाएंगे, वो भी छोटा है तो उसको भी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। फिर दो बड़े सिस्टम्स बेटा हमें पढ़ने पड़ेंगे, आज तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन बेटा नर्वस सिस्टम। कोशिश करूंगा बेटा मैं 1.5 महीने में इस तमाम फिजियोलॉजी को आपको खत्म करूंगा, वहां से 1.5 महीने में आपकी टैक्सोनॉमी भी और आपका बेटा सेल बायोलॉजी जिनको पढ़ना था, जिनका वो मिस हुआ था, वो भी खत्म होगा। तो बेटा इंशाल्लाह एंडिंग सितंबर तक कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस बेटा कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया? 70% नहीं, इंशाल्लाह 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और फिर बेटा आपको अक्टूबर का महीना, इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना बेटा, साथ साथ याद करते जाइए, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वो याद करते जाइए बेटा, ठीक है? तो चले अब यहां क्यों देखिएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब हमें कुल मिला के इंसान में 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन और तीसरा ब्रीदिंग एपरेटस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं ये हवा कहां कहां से गुजर के जाता है और अल्टीमेटली बेटा कहां पे पहुंचता है, एल्वियोलाई पे। सो दैट मींस कि बेटा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक्सटर्नल नैरीज से शुरू होता है। सो दैट मींस वो नाक से तो शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, एल्वियोलाई। इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उसको हम कहते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अभी आपको दिखाया जाएगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो पहले बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको पता है कि जो मेन ऑर्गन है लंग्स, वो हम बेटा पढ़ेंगे और इन्हीं लंग्स के अंदर बेटा मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फंसा होता है, जो मैं इंशाल्लाह अभी आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद ब्रीदिंग एपरेटस में आपको बेटा पढ़ाया जाएगा कि ब्रीदिंग एपरेटस में आपको मसल्स के साथ रूबरू करवाया जाएगा। यही मसल्स है जो आपको मदद करती है बेटा इंस्पायरेशन में और जो आपको मदद करती है एक्सपायरेशन में। क्योंकि अगर ब्रीदिंग एपरेटस के लिए मसल्स नहीं होंगी, अगर बेटा मसल्स काम नहीं करेंगी, जैसे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, जैसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, जैसे डायाफ्राम है, जैसे एब्डोमिनल मसल्स है, जैसे स्टेर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड मसल है, जैसे बेटा आपकी स्केलेनी मसल्स है, ये मसल जो मैंने यहां पर गिनी, ये अल्लाह पाक की कसम मिलजुल के काम करते हैं और आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाते हैं। सो ब्रीदिंग एपरेटस में हम यही तो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मसल अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में रखी है जो हमें मदद करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। So, सबसे पहला पार्ट जो हम अब स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इस ट्रैक्ट में बेटा हम वो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जो बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हवा को ले जाते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल नैरीज टू एल्वियोलाई, ताकि हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए बेटा एल्वियोलाई से ब्लड में जाए। और यही ट्रैक्ट फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ब्लड से कहां पे लाने में बेटा इनटू द एल्वियोलाई, फिर यही ट्रैक्ट मदद करता है इस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई से कहां फेंकने में, बाहर। तो सबसे पहला अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो चले बेटा यहां पे नजर रखिएगा कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। सीधे बेटा मैंने आपकी टेक्स्ट बुक को यहां पे कंसल्ट किया, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा हिफाजत तरीके में सब कुछ लिखा है, मैंने उसको ऑर्गेनाइज करके अब आपके सामने लाया। ये आपके बेटा स्ट्रक्चर्स है जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेंगे। It's the passageway that takes air from outside to the respiratory surface of lungs. Respiratory surface of lungs means बेटा alveoli, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डिफ्यूजन, मेजॉरिटी ऑफ बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे लंग्स पे कहां पे होते हैं, एल्वियोलाई पे, और ये करोड़ों नंबर में होते हैं एल्वियोलाई। एंड टू द आउटसाइड एनोड, अब ये बेटा इस गैस को, एयर को खाली एल्वियोलाई तक नहीं ले जाता है, फिर ये बेटा एल्वियोलाई से जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ज्यादा होता है उसको कैरी करता है और कहां फेंकता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ, आप बेटा देखिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, अभी डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे और थ्योरेटिकली भी। अगर आपको बेटा आएगा डिफाइन या डिस्कस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अल्लाह पाक की कसम है, बस बेटा ये फ्लो चार्ट लिखना, समझ में आ गया। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो फ्लो चार्ट, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो फ्लो चार्ट, और खाली बेटा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो फिर किसी किसी जगह आपको कुछ लिखना पड़ेगा। मगर आमतौर बेटा अगर आपको आएगा शाबा बेटा फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, बस आपको ये लिखना और एग्जामिनर बहुत खुश होगा और आपको 3 में से 3 या 2 में से 2 मार्क्स देगा। तो चले बेटा अब हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहला एक्सटर्नल नैरीज। एक्सटर्नल नैरीज में जो आपके नाक में 2 सुराख है ना, जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, इसी से हवा अंदर जाता है तो पहुंचता है बेटा नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नैरीज में, इंटरनल नैरीज के बाद फेरिंग्स में, अभी बेटा डायग्राम दिखाएंगे फिलहाल फ्लो चार्ट। फिर फेरिंग्स से हवा जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के जरिए ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकाई, बेटा इनको आप ठीक कीजिएगा, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बेटा इसको ठीक कीजिएगा मेहरबानी करके। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स में, एल्वियोलर डक्ट्स के बाद एट्रियम में, एट्रियम के बाद एल्वियोलर सैक्स, और एल्वियोलर सैक्स के बाद अल्टीमेटली एल्वियोलाई। So this is the बेटा शाबाश रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहां से हवा गुजर के जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल नैरीज अप टू द एल्वियोलाई। जरा बेटा देखिए कितनी जनरेशंस मैंने यहां पर दिखाई, कितने स्टेप्स मैंने यहां पे इन्वॉल्व किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17।
सो 17 बेटा स्ट्रक्चर्स लगते हैं फॉर शाबाश इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इससे ज्यादा होते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं, क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में लिखा था वही मैंने भी यहाँ लाया। तो चले बेटा, अब यहाँ पे आप इसको ठीक कीजिएगा। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई नहीं है। सो OLES। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा इसका, मेहरबानी कर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप यहां पर बेटा गौर से देखिए। अब जो हमारे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसको हम कुल मिला के बेटा 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है बेटा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अभी आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखा कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, और अब हम देखेंगे बेटा इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन क्या होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल नैरीज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो रीजन बेटा एक्सटर्नल नैरीज से होता है अप टू द कहां तक बेटा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें देखिए बेटा, अगर हम यहां पर वापस इस स्लाइड को लाएंगे जरा बेटा, देखिए इसमें क्या क्या आता है। एक्सटर्नल नैरीज, नेजल कैविटी, इंटरनल नैरीज। शाबाश, सारे बोलिए बेटा। ब्रोंकाई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद बेटा शाबाश, दीज आर द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड दिस इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। बराबर बेटा एक्सटर्नल नैरी से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है, इसको हम कहते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन। क्यों? अभी पता चलेगा। और उसके बाद बेटा जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से बराबर एल्वियोलाई तक आ जाता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। तो आज के बाद सारे बच्चे याद रखना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको हम कुल मिला के बेटा 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग रीजन, कंडक्टिंग जोन, जो एक्सटर्नल नैरी से बराबर चलता है अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद बेटा रेस्पिरेटरी जोन, जो बराबर चलता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अप टू द एल्वियोलाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम क्यों एक्सटर्नल नैरी से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग जोन मानते हैं, और उसके बाद क्यों हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक रेस्पिरेटरी जोन मानते हैं? वजह है क्योंकि बेटा जब हवा अंदर जाता है वो इस गर्ज से जाता है ना कि मुझे आगे जाके ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाना है फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करवाना है फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। सो यही तो है ना बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम। एक तो बेटा हवा को कंडक्ट करो और आगे जाके एल्वियोलर लेवल पे इसको क्या करवाओ? डिफ्यूज। अब बेटा जो यहां पर एक्सटर्नल नैरी से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रीजन आता है, अल्लाह पाक की कसम इसका मेन काम होता है ये हवा को ट्रांसपोर्ट करता है। इस रीजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, इस रीजन में बेटा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होता है, इस रीजन में ऑक्सीजन नहीं जाता है फ्रॉम बेटा ट्रैक टू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है फ्रॉम ब्लड टू ट्रैक। सो इसीलिए बेटा इसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। क्यों? अल्लाह पाक ने ये रखा। अगर इसका काम खाली ट्रांसपोर्ट है, एक्सचेंज नहीं है, फिर ये इसका मेन काम क्या है तो वो भी देखेंगे। उसके बाद जो आपका बेटा रेस्पिरेटरी जोन है, जो शुरू होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से और खत्म होता है एल्वियोलाई पे, इस रीजन का मेन काम होता है यहीं पे बेटा गैसियस डिफ्यूजन होता है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यहीं पे ऑक्सीजन जाता है फ्रॉम बेटा ट्रैक्ट इनटू द ब्लड, और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्रैक्ट। तो आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस खाली एल्वियोलाई पे नहीं होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे भी होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलर डक्ट्स पे भी होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट्रियम पे भी होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलर सैक्स पे भी होता है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलाई पे भी होता है। मगर सर जब से हमने होश संभाला है, हमने 9th और 10th में जब रेस्पिरेशन पढ़ा था, वहां तो हमें टीचर ने कहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स एट एल्वियोलाई। बेटा उस बेचारे ने गलत नहीं बोला था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेजॉरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स एट एल्वियोलाई। मगर इसके अलावा बेटा डिफ्यूजन एल्वियोलर सैक्स में भी हो सकता है, डिफ्यूजन एट्रियम पे भी होता है, डिफ्यूजन एल्वियोलर डक्ट्स में भी होता है, और डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी होता है। मगर इन 5 में सबसे ज्यादा 95% जो डिफ्यूजन होता है वो एल्वियोलाई पे होता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, खाली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलाई पे नहीं होता है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलाई पे होता है, और एल्वियोलाई के साथ साथ एल्वियोलर सैक्स पे भी होगा, एट्रियम पे भी होगा, एल्वियोलर डक्ट्स पे भी होगा, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे भी होगा। तो क्या अब बेटा आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको हम 2 रीजन में बेटा डिवाइड करते हैं एनाटॉमिकली, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन बेटा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को या एयर को, और जो आपका बेटा कंडक्टिंग जोन होता है वो बेटा डिफ्यूजन में मदद करता है, यहीं पे डिफ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन एक और उठता है, जरा बेटा मैं स्लाइड को अब चेंज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें बोलिए ना कि कंडक्टिंग जोन का खाली काम होता है कि वो ऑक्सीजन को बेटा या एयर को ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं बेटा, इसके अलावा इसके और कुछ काम होते हैं। अब देखिए काम क्या, क्यों अल्लाह पाक ने बेटा कंडक्टिंग जोन एसोसिएट रखा विद द रेस्पिरेटरी जोन। It extends from external nares to terminal bronchioles. Textbook का पॉइंट है, इस पे नजर रखना। This zone transports the atmospheric air to the alveoli. है ना बेटा, ये ट्रांसपोर्ट करता है ना एटमॉस्फेरिक एयर को कहां की ओर? टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे जब हवा बेटा हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। पहले एक्सटर्नल नैरिस के बाद बेटा नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नैरिस, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फिर बेटा लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैक या फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, अल्टीमेटली इसको एल्वियोला तक पहुंचना है। अब जब हवा हम इनहेल करते हैं बेटा, आप बचना सा डस्ट पार्टिकल्स,
और इस हवा में बेटा होते हैं ना डस्ट पार्टिकल्स, और इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं ना, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। कैसे बेटा हमें कोरोना की इन्फेक्शन होती है? क्योंकि जब हवा इनहेल करते हैं, अगर किसी ने खांसा, अगर किसी ने हमारे पास छींका, जो बेटा कोरोना पेशेंट है, तो हवा में ड्रॉपलेट्स लाता है, और यही ड्रॉपलेट जब हम इनहेल करते हैं, इन्हीं ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस होता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। इसी तरह बेटा जो हवा आप देखते हो, इसमें बेटा अनगिनत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अनगिनत एंटीजेंस होते हैं, अनगिनत बेटा इसमें बैक्टीरिया होते हैं, और जब ये बेटा हवा हम इनहेल करते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे एल्वियोलाई तक जाएंगे, ये बेटा बैक्टीरिया हमारे एल्वियोलाई तक जाएगा, और ये हमारे एल्वियोलाई को खराबी करेगा, हमें एल्वियोलाई को डिजीज करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज करेगा। मगर शुक्र करो बेटा, आपके पास जो कंडक्टिंग जोन होता है, इसमें सीलिया रहता है। कैसे वो आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर मोस्टली एक एप्थिलियम होता है, दैट्स कॉल्ड सीडोस्ट्रैटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एप्थिलियम, और ये सीलिया कंटिन्यूअसली कहां की ओर वाइब्रेट करता है बेटा? ऊपर की ओर। और जो ही बेटा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया है, जो आप ब्लैक पेन से देखते हो, तो ये कहां की ओर वाइब्रेट करता है? टुवर्ड्स अपवर्ड। और जब हवा आती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और यहीं पे म्यूकस भी होता है, तो ये म्यूकस क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। कैसे म्यूकस चिपचिपा होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हर किसी जगह म्यूकस है, और ये चिपचिपा होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। फिर जो सीलिया है वो कहां की ओर वाइब्रेट करता है? ऊपर की ओर। और बेटा शाबाश, फिर थूक से जब हम थूक बाहर निकालते हैं, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि बेटा आप देखना कि जब आप डस्ट एनवायरनमेंट में, डस्टी एनवायरनमेंट में चलते हो, इला वारिया गारद छासा बेटा चुक साइड पे वारियस कालस पका अडिस घंटस, या आप खेलते हो बेटा किसी ग्राउंड में जहां डस्ट बहुत ज्यादा होती है, फिर जब आप घर जाते हो, आप अपना गला, अपनी नाक साफ करते हो, और जब आप अपने गले से म्यूकस ऊपर चढ़ाते हो और फिर थूक फेंकते हो, आप देखना वो थूक काली होती है। और जब आप अपनी नाक को साफ करते हो, वहां से म्यूकस बाहर निकालते हो, वो म्यूकस भी बेटा काला होता है, उसमें काले धब्बे होते हैं। दैट मींस उसने डस्ट पार्टिकल्स को क्या किया? ट्रैप, जो कि आपको दिखते नहीं। इस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ट्रैक करते हैं। अगर कंडक्टिंग जोन नहीं होता तो क्या होता कि जो ये डस्ट पार्टिकल्स है सीधे एल्वियोलाई तक पहुंचते, और शाबाश जो ये बैक्टीरिया है सीधे एल्वियोलाई तक पहुंचते, हमें रिकरेंट इंफेक्शन होती बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहली बात। दूसरी बात, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेंपरेचर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये हवा को ह्यूमिडिफाई करता है, नमी देता है। नहीं तो बेटा हवा जब अंदर जाएगा, अगर ड्राई हवा होगा, खुश्क हवा होगा, वो हमारे गले को पूरा बेटा सुखा देगा, तो इसकी वजह से बेटा हमें खांसी आएगी, हमारा गला सूख जाएगा। तो इसीलिए बेटा ये हवा को ह्यूमिडिफाई करता है, उसमें वाटर वेपर्स ऐड करता है, ताकि बेटा उसमें नमी आए। और बेटा आपको पता है विंटर्स में हवा सर्द होती है ना, और अगर यह सर्द हवा, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री भी होता है, -3 भी, -4 भी, -5 भी, और हवा का जो टेम्परेचर होता है जो हमें इनहेल करना वो बहुत कम होता है। और अगर हम इसी ठंडी हवा को अंदर इनहेल करेंगे, एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगे, तो हमारे एल्वियोलाई में फ्रॉस्ट ब्राइट होगी, जैसे स्पेशल बनना चाहिए शू जख्म गसन बेटा एल्वियोलस ड्यू टू दिस कोल्ड टेम्परेचर। तो इसीलिए बेटा ये कंडक्टिंग जोन क्या करता है? ये हवा को बेटा जो हम इनकमिंग एयर होता है, ये इसका टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज एट पार विद द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। उसकी वजह से बेटा हमारे एल्वियोलाई या रेस्पिरेटरी ट्रैक में आगे जाके बेटा फ्रॉस्ट बाइट नहीं होता है। सो ये हवा को गर्म करता है अप टू द बॉडी टेम्परेचर। नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन दिस एरिया। सो कंडक्टिंग जोन में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, जो मैंने अभी आपको बोला। सो फिर ये क्या करता है? ये बेटा शाबाश, एक तो ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, दूसरा ये इसको बेटा क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और तीसरा इसको ह्यूमिडिफाई करता है, उसका टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज। ये पॉइंट्स बेटा आप याद रखें। रेस्पिरेटरी जोन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई, है ना बेटा? दिस जोन इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, बट मैक्सिमम डिफ्यूजन ऑकर्स एट एल्वियोलाई। नहीं तो कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी आते हैं, एल्वियोलर सैक्स भी आते हैं, एल्वियोलर डक्ट आते हैं, एल्वियोलर बेटा एट्रियम आता है, और एल्वियोलाई आता है, मगर मैक्सिमम बेटा डिफ्यूजन किस पे होती है? एल्वियोलाई। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्द। आप बेटा यहां पे अगर आप डायग्राम को देखेंगे, ये आपके पास डायग्राम है, यहां पे डायग्राम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जरा गौर से आप यहां पर देखिएगा। ये बेटा यहां पे मैंने लैरिंग्स बना है, गौर से देखिएगा। ये आपका यहां पे लैरिंग्स है, दिस इज द लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर डिवाइड होता है बेटा। मैंने यहाँ पे राइट पार्ट को लिया है बेटा, अगर आप देखेंगे तो इसी तरह यहाँ से लेफ्ट पार्ट होता है। सो ये राइट पार्ट होता है बेटा, जो आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का देखते हैं, किसमें होता है? ये लंग्स में। सो यहाँ से एक लंग है और यहाँ से एक लंग है। तो जो ही ट्रैकिया डिवाइड करता है, जहां पे ट्रैकिया ना, जहां पे ट्रैकिया डिवाइड करता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज कैरिना, CARINA। और जब कैरिना में डिवाइड होता है, तो ये बनता है बेटा एक प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये यहां पे बनता है बेटा दूसरा प्राइमरी ब्रोंकाई। मगर इस प्राइमरी ब्रोंकाई को हम कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, जो ही ट्रैकिया डिवाइड हुआ, इनको तो ब्रोंकाई बने ज, प्राइमरी ब्रोंकाई कस बने ज, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो शाबाश चला जाता है बेटा इनटू द राइट लंग। और जो बेटा अगर हम इसको बेटा अगर हम इमेज को देखेंगे, ये आपको राइट है, तो ये आपका यहाँ पे अगर आपके लिहाज से हम जाएंगे, इमेज आपकी है, तो जरा बेटा और मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये अब आपका यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, राइट लंग है, आपके हिसाब से मैं ले रहा हूं, आपके हिसाब से मैं ले रहा हूं। अपने अगर मैं अपने हिसाब से जाऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट लंग बनेगा। अब मैं आपकी डायग्राम के हिसाब से जाऊंगा, ये मेरा लेफ्ट लंग राइट लंग है, और यहां पर बेटा अब मेरा
ये राइट लंग है, सॉरी लेफ्ट लंग है। नजर रखिएगा बेटा, अब जब ट्रैकिया डिवाइड करेगा तो ट्रैकिया ने अब यहां पे बनाया ना ये शब्द बेटा राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये यहां पे बनाया बेटा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। नजर बराबर रखो बेटा, अच्छी तरह से सीखो। अगर इस टाइम नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे? नजर बराबर रखो, एग्जाम के बारे में टेंशन ज्यादा मत लो, उसमें बेटा साथ साथ पढ़ते जाइए और यहां से साथ साथ चीजों को सीखते भी जाइए। अब ट्रैकिया जब डिवाइड करेगा, जहां पर ये डिवाइड करता है दैट रीजन इज कॉल्ड एज कैरिना, तो अब बेटा राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में जाता है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाता है। मगर जब ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, अब यहां पर मैंने एक्सटेंसिवली दिखाया, आप देखे बेटा ये क्या करेगा, जब ही राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जाएगा शब्द बेटा किसमें, इनटू द लंग्स, तो ये टूटेगा इनटू द सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएंगे टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जाके बनाएंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके बनाएंगे बेटा, नजर रखिएगा, नजर बराबर रखिएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके बनाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके बनाएंगे बेटा आपके एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट आगे जाके एल्वियोलर बेटा एट्रियम, एट्रियम आगे जाके एल्वियोलर सैक्स, और एल्वियोलर सैक्स आगे जाके क्या बनाएंगे, एल्वियोलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये ट्री जो है ये बेटा मल्टीप्लिकेशन करता जाता है, ब्रांचेस देता जाता है, और ये ब्रांचेस आगे बढ़ती जाती है और बेटा डिवीजन आगे बढ़ता जाता है। और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटा विबल, क्या नाम था बेटा, विबल, और उसने एक मॉडल दिया और उसका नाम रखा विबल्स मॉडल, और कहा अल्लाह पाक की कसम बेटा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कुल मिला के 23 जनरेशन होती, 23 जनरेशन मींस की 23 टाइम्स बेटा ब्रांचेस देता है। सो देखिए बेटा जरा गौर से देखिएगा, पहली ब्रांच है 0 जनरेशन उसने ली ट्रैक किया, कैसे कुछ कूल सुना ये ट्रैक, इसने रेस्पिरेटरी ट्री, इसका जो मेन ट्रंक है जहां से शुरू होता है ये ट्रंक, जहां से डिवीजन शुरू होते हैं, बेटा ट्रैकिया ना। सो ट्रैकिया को इसे 0 जनरेशन पे रखा। उसके बाद जब ट्रैकिया डिवाइड करता है गए ना गवर्नी जनरेशन, तो क्या बना, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है क्या बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, गए ना 3 जनरेशन, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है क्या बनाता है, टर्शियरी ब्रोंकाई, गए ना 3 जनरेशन, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है बनाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, गए ना 4 जनरेशन। मैंने बेटा आपको बहुत कम जनरेशन दिखाई, हकीकत में ये कितनी बार बेटा ब्रांचेस करता है, 23 टाइम्स। सो 23 टाइम्स हम बार हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रांचेस निकलती है। सो ट्रैकिया मेन ट्रंक है जो 0 जनरेशन है, फिर ट्रैकिया की पहली ब्रांचेस होती है प्राइमरी ब्रोंकाई, तो गए ना फर्स्ट जनरेशन प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं और बनाते बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई, गए ना 3 जनरेशन, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं बनाते टर्शियरी ब्रोंकाई, गए ना 3 जनरेशन। इस तरह बेटा कितनी जनरेशन होती है, 23 अप टू द एल्वियोलाई। मगर बेटा जनरेशंस को 0 जनरेशन हम किसको दर्जा देते, ट्रैकिया से, क्योंकि तब तक बेटा डिवीजन नहीं हुआ होता, और ट्रैकिया से ही बेटा अब ये डिवीजन स्टार्ट होते, अब ब्रांचेस निकलना शुरू करते। और बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि कौन सा जनरेशन आपके राइट और लेफ्ट में जाता है, तो हाँ जवाब देना राइट, सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई। इसका मतलब हुआ ना बेटा, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, क्या क्या है वो सारे के सारे आपको लंग्स में मिलते हैं। आज के बाद बेटा अगर आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, तमाम ब्रोंक्यूल्स को और एल्वियोलाई को देखना है, अल्लाह पाक की कसम दे आर कंटेन्ड विद इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज लंग्स। तो चले बेटा आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। तो चले बेटा आगे बढ़ेंगे, ये अब यहां पर देखिएगा बेटा फर्दर कैसे आया है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आपको चीजें अच्छी तरह से दिखती नहीं है। तो चले बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल ने क्या बनाया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और इन्हीं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के साथ बेटा अब अगर आप गौर से देखेंगे ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। अब यहां से बेटा डक्ट्स उठते हैं और ये डक्ट्स बेटा दिस इज द एल्वियोलर डक्ट, ये अब मैं बेटा इस डक्ट को दिखा रहा हूं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ना, दिस ना आर्क डक्ट, ज डक्ट, तित्रा डक्ट, एंड दीस डक्ट्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलर डक्ट्स। और इसी एल्वियोलर डक्ट के फर्दर बेटा एक छोटी सी कैविटी होती है, सो एल्वियोलर डक्ट से अब अगर ये एल्वियोलर डक्ट्स है इससे छोटे छोटे डक्ट्स उठते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एज एट्रियम। फिर ये एट्रियम बेटा ऐसे गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलर सैक्स। और एल्वियोलर सैक में हर कोई गुच्छा जो है, हर कोई बेटा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। सो ये बेटा अगर आप देखेंगे पूरा एल्वियोलर सैक है ना, तो इस एल्वियोलर सैक में अगर मैं इसको ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलूंगा, सो बंच ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज एल्वियोलर सैक्स, और इस पे एक ग्रेप जो है दैट्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, क्योंकि यहां पे अब आपको एल्वियोलर डक्ट भी दिखता है, यहां पे आपको एट्रियम भी दिखता है, और यहां पे आपको एल्वियोलर सैक्स भी दिखते हैं और एल्वियोलाई भी दिखता है। एल्वियोलर सैक मींस गुच्छा ऑफ एल्वियोल, बंच ऑफ एल्वियोल। आगे बढ़िएगा, ये बेटा यहां पे आपके सामने विबल मॉडल, जरा गौर से देखिएगा बेटा, विबल मॉडल में ट्रैकिया से शुरू होता है, ट्रैकिया को कौन सी जनरेशन है, 0, तो कुल मिला के बेटा इसमें कितनी जनरेशन है, 23 जनरेशन। सो लास्ट वाली जनरेशन दैट इज 23rd जनरेशन दैट्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई एंड 0 जनरेशन इज कॉल्ड एज ट्रैक ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई को फर्स्ट जनरेशन हम मानते हैं। तो
चले बेटा यहाँ पे आप हाईलाइट कीजिएगा, यहीं पे आपको बेटा ये भी दिखाया गया कि कंडक्टिंग जोन कहां तक चलता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बेटा जो रेस्पिरेटरी जोन है वो चलता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अप टू द एल्वियोली। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, मेहरबानी जल्दी। ये विबल्स मॉडल इसने कहा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है 25 बार वो डिवाइड करता है, सॉरी 23 टाइम्स वो डिवाइड करता है, और ये डिवीजन शुरू होते हैं ट्रैकिया से एट 0 जनरेशन और खत्म होते हैं एट एल्वियोल 23rd जनरेशन। तो चले बेटा आगे बढ़ेंगे। तो चले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे होता है। ये है ना बेटा आपकी नेजल कैविटी, यहीं से बेटा हम ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं लेना और अल्टीमेटली कहां पर पहुंचाते हैं बेटा इस एयर को, इनटू द एल्वियोल। तो चले बेटा अब हम एक एक करके देखेंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें क्या क्या स्टडी करना है। नाउ फर्स्ट एक्सटर्नल नेरियस। अब हम देखेंगे बेटा कहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बेटा पता होनी चाहिए, उसके बाद बेटा हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक एक करके देखेंगे। बस बेटा मैं ज्यादा आपको यहाँ पे एक्सटर्नल नेरियस पे, नेजल कैविटी पे और शब्बा बेटा फेरिंग्स पे और लैरिंग्स पे ध्यान दूंगा और ट्रैकिया पे, बाकी तो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एपिथेलियम्स पे ध्यान दूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एपिथेलियम लाइन कर रहा है इस बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी भी बेटा पार्ट को, तो वो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। एक्सटर्नल नेरियस दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स, जो आपकी नाक में दो सुराख है जहां से आप हवा को अंदर ले जाते हो, सो दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेरिस, एंड दे लीड टू चैम्बर्स ऑफ द नेजल कैविटी, क्योंकि नेजल कैविटी में दो चैम्बर्स होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे आपके नाक के बीचों बीच में बेटा शाबाश एक बोन है, दैट्स कॉल्ड एज नेजल बोन, और ये आपकी नेजल कैविटी को दो चैम्बर्स में बेटा डिवाइड करते हैं। जब हम वुजू करते हैं तो हम लिटिल फिंगर को बेटा अपनी नाक में भरते हैं ना, और हमारे नाक में कितने सुराख होते हैं बेटा, दो, और इन्हीं दो सुराखों के जरिए जब आप नाक अंदर बेटा उंगली अंदर भरते हो तब आपकी उंगली कहां जाती है बेटा, नेजल कैविटी। आमतौर बेटा आपको ये पता है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि नेजल कैविटी वो रीजन होता है जहां तक हमारी लिटिल फिंगर जाती है बेटा, जैसे सितारों से आगे जहां और भी है आपकी उंगली जब नेजल कैविटी में जाती है बेटा ये थोड़े बहुत पार्ट को छू लेती है। एक्चुअली आपकी नेजल कैविटी बहुत बड़ी होती है। अगर मैं यहां पे बेटा आपको दिखाऊंगा, चले यहां पे मैं एक डायग्राम डिजाइन करूंगा, जरा गौर से देखिएगा। ये अब आपकी नाक यहां पर है, ये शब्बा बेटा आपका मुंह नीचे से है, और बेटा ये आपका पैलेट है, जरा गौर से देखेगा। ये आपकी नाक हम थोड़ा बहुत और बड़ी बनाएंगे, ये पैलेट है, और पैलेट के आप पीछे बेटा एक घंटी जैसा स्ट्रक्चर है। आप मुंह खोलना आज, तो जब आप मुंह खोलोगे तो आपको मुंह के पीछे बेटा आईने पे घंटी दिखेगी जिसको हम यूला कहते हैं। अल्लाह पाक की कसम बेटा जो ये नेजल कैविटी है ये बराबर बेटा पीछे से ज्वाइन करती है यूला के साथ।